एक गांव में शंकर नाम का आदमी अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। पूरे गांव में शंकर हरिया नाम से मशहूर था। गांव का हर आदमी उसे हरिया नाम से ही जानता था। गांव में कुछ ही आदमी ऐसे थे जिन्हें उसका असली नाम शंकर मालूम था। हरिया ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उससे कोई काम आता था, इसलिए वह मेहनत मजदूरी ही कर सकता था और मेहनत मजदूरी वह करना नहीं चाहता था, इसलिए वह सारा दिन घर पर ही रहता था। वह सुबह होते ही अपने घर के दरवाजे के आगे बैठ जाता था और सारा दिन बैठे बैठे ही गुजार देता था। गांव के सभी आदमी उसे आलसी और कामचोर कहा करते थे, जबकि शंकर की पत्नी बहुत ही होशियार और चालाक थी। एक दिन माला शंकर से बोली, देखो जी, मैं अब आपसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब ऐसे काम नहीं चल सकता। बहुत दिन काट लिए तुम्हारे साथ, तंगी में अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? आज तुम क्यों इतनी आग आग बबूला हो रही हो? तुम सुबह होते ही घर के बाहर बैठ जाते हो और सारा दिन बैठे बैठे ही निकाल देते हो। अब मुझसे तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी नहीं खींची जाती। मैं कब तक दूसरों के घरों में काम करके तुम्हारा पेट भरूं? ऐसा कब तक चलेगा? बस अब बहुत हो चुका। या तो तुम कोई काम करो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे माला, ऐसा कभी सोचना भी मत। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर अपने मायके चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। इसके सिवाय अब कोई चारा भी तो नहीं है। अब तो मैं यहाँ तभी रहूंगी जब तुम 2 पैसे कमा कर लाओगे, वरना मैं चली जाऊंगी। अरे माला, मैं करूं तो क्या करूं? मैं अनपढ़ गवार हूं। मेहनत मजदूरी के अलावा कोई काम मिलता ही नहीं है। आज अगर मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होता ना, तो मेरी कहीं ना कहीं नौकरी अवश्य ही लग जाती। तुम मेरे सामने अपनी कमजोरियों का रोना मत रोया करो। दुनिया में बहुत से अनपढ़ लोग हैं, क्या वो भूखे ही मर रहे हैं? वो मेहनत करते हैं, तुम्हारी तरह अपनी कमजोरियों का रोना नहीं रोते हैं। तो माला, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ऐसा कौन सा काम करूं जिससे धन मेरे पास दौड़ा दौड़ा चला आया और हमारी गरीबी दूर हो जाए? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे मन में जो आए वह करो, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, वह तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अब तुम्हें घर का खर्चा चलाना ही होगा। माला, तुम मुझे चोरी करने की सलाह दे रही हो क्या? अब मैं चोरी करूं क्या? तुम्हारे बस का तो चोरी करना भी नहीं है। चोरी करने में भी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है और मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। तुम जैसे निठल्ले कामचोर के बस का काम नहीं है ये। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर हरिया अपने दोस्त अजय के घर जाता है और फिर शंकर अजय से कहता है, भाई अजय, मुझे यह बताओ कि चोरी करने के लिए क्या करना पड़ता है? अरे हरिया, कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहा है। क्या मैं चोर हूँ जो तू मुझसे चोरी करने के बारे में पूछ रहा है? अरे अरे अरे, मेरा मतलब वो नहीं है अजय भाई। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? दरअसल अजय, मैं चोर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। हरिया, तू कितना सीधा साधा और भोला इंसान है, फिर तू चोरी करने की सोच भी कैसे सकता है? अरे चोरी करना तो बहुत ही बेकार बात है। ऐसे तो पूरे गांव में तेरी इज्जत खराब हो जाएगी। अगर तुझे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया ना, तो फिर तेरी खैर नहीं है। तो फिर अजय भाई, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे 2 पैसे कमा सकूं? अरे मेहनत मजदूरी करो भाई, और क्या करोगे? अपने दोस्त की यह बात सुनकर हरिया निराश हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही माला हरिया को देखती है तो वह हरिया से कहती है, मैंने सोच लिया है। तुम क्या काम करोगे? तुम ज्योतिषी बन जाओ। हाँ, यही काम सही रहेगा। अरे माला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ज्योतिषी कैसे बन सकता हूँ? मैं ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। देखो जी, आज तक आप अपनी मर्जी ही करते रहे हो। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज से आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगी।
अच्छा अच्छा ठीक है, नाराज मत हो भाग्यवान। बताओ आखिर मुझे क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करूंगी मैं करूंगी। बस जैसा मैं कहती जाऊं तुम वैसा करो। फिर माला ने शंकर को अपनी योजना समझाई। उसके बाद माला अपनी पड़ोसन शांति के पास गई और शांति से बोली, शांति जानती हो, मेरे पति बहुत बड़े ज्योतिषी बन गए हैं। उनसे किसी भी चीज के बारे में पूछो तो वो सब कुछ बता देते हैं। क्या तुम सच कह रही हो माला? हाँ बहन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस प्रकार माला आसपास के कई घरों में जाकर यह खबर फैला देती है कि उसका पति बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया है, और फिर अपने घर जाकर शंकर से बोलती है, देखो जी, मैं तुम्हारे ज्योतिष विद्या की खबर पूरे गांव में फैलाई हूँ। अब तुम मेरी चतुराई का कमाल देखना कि मैं करती क्या हूँ। फिर माला रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा हो जाता है तो माला अपनी पड़ोसन शांति की गाय को खोलकर चुपचाप गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ से बांध आती है। सुबह होने पर जब शांति को पता चलता है कि उसकी गाय कोई चोरी करके ले गया है, यह सुनकर शांति जोर जोर से रोने लगती है। शांति के रोने की आवाज सुनकर कुछ ही देर में गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उतने में ही शांति का पति बीरबल आ जाता है। वह शांति से कहता है, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कोई नास पीटा हमारी गाय खोल कर ले गया। ये तुम क्या कह रही हो शांति? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे गांव में तो आज तक चोरी नहीं हुई, फिर आज अचानक हमारी गाय कौन खोल कर ले गया? तभी भीड़ में से गांव का एक आदमी बीरबल से कहता है, बीरबल भाई, मैंने सुना है कि ये वो हरिया ज्योतिषी बन गया है। तुम्हें अपनी गाय के बारे में उससे मालूम करना चाहिए। शायद वो जानता हो कि तुम्हारी गाय कौन ले गया है। फिर बीरबल अपनी पत्नी शांति के साथ हरिया के घर की ओर चल पड़ता है। जब माला ने शांति और बलदेव को अपने घर की ओर आते देखा तो माला अपने पति से बोली, हमारी योजना काम कर गई जी। शांति अपने पति के साथ हमारे घर आ रहे हैं। फिर शांति माला के पास आकर बोली, ज्योतिष जी, कल रात कोई कबख्त नास पीटा हमारी गाय चुरा कर ले गया। हमने सुना है तुम ज्योतिषी बन गए हो। आप जरा ज्योतिष विद्या से झांक करके बताइए कि हमारी गाय कहाँ है, उसे कौन चुरा कर ले गया है। हरिया कुछ देर सोचने के बाद बोला, तुम्हारी गाय को खोलकर कोई नहीं ले गया है, बल्कि वह खुद रस्सी तोड़कर जंगल की ओर चली गई। इस वक्त तुम्हारी गाय गांव के बाहर जंगल में चर रही है। जाओ जल्दी जंगल से अपनी गाय ले आओ, इससे पहले कि उसे कोई और ले जाए। मैं अभी जंगल से अपनी गाय को लेकर आती हूँ। फिर शांति और उसका पति उसी समय जंगल पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी गाय जंगल में एक पेड़ से उलझी खड़ी थी। अरे, यह तो सचमुच ही हमारी गाय यहाँ पर है। इसका मतलब है कि हरिया सचमुच ज्योतिषी बन गया है। उसकी बताई बात बिल्कुल सच निकली है। फिर शांति और बीरबल गाय को लेकर अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद वह दोनों शंकर के घर जाते हैं। बीरबल हरिया से कहता है, भाई, आज तुम्हारी वजह से हमारी गाय मिल गई। अगर तुम ना होते तो ना जाने हमें कहां कहां भटकना पड़ता। फिर बीरबल ने एक चांदी का सिक्का निकाला और हरिया को दे दिया। चांदी का सिक्का लेकर हरिया और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर भी हरिया दिखावा करने के लिए बीरबल से कहता है, अरे भाई, यह चांदी का सिक्का देने की क्या जरूरत थी? अरे, जब बीरबल भैया इतने प्यार से चांदी का सिक्का दे रहे हैं तो रख लो ना। हाँ हरिया, माला सही कहती है। यह सिक्का तुम्हारी ज्योतिषी विद्या का इनाम है। अब ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि हरिया बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया है। उसे हर चीज का ज्ञान है। अब माला रात में गांव वालों की कोई ना कोई वस्तु छुपाई आती, और जब जंगल वाले हरिया से अपनी वस्तु के बारे में पूछते तो वह बता देता कि तुम्हारी वस्तु उस जगह पर रखी है। इस तरह
दोनों पति पत्नी गांव वालों को पागल बनाकर खूब धन इकट्ठा कर लेते हैं। एक दिन माला हरिया से कहती है, देखा मेरी चतुराई का कमाल। कुछ ही दिनों में हमने कितना सारा धन इकट्ठा कर लिया है। हमारे पास भी 10 चांदी और 5 सोने के सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। यह तो सच में कमाल हो गया माला। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि घर पर बैठे बैठे इतना सारा धन इकट्ठा कर लेंगे हम। माला, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम बहुत ही होशियार और अक्लमंद हो। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन अगले दिन ही उनकी खुशी दुख में बदल गई। दरअसल रामधन नाम के आदमी का घोड़ा सच में गायब हो जाता है। वो अपने घोड़े को बहुत तलाश करता है, लेकिन उसका घोड़ा कहीं भी नहीं मिलता। फिर उसे एक आदमी बताता है, अरे भाई, तुम पास वाले गांव में क्यों नहीं चले जाते? वहां हरिया नाम का ज्योतिषी रहता है, उसे हर चीज का ज्ञान है। तुम्हारा घोड़ा जहां कहीं भी होगा वह तुम्हें बता देगा। उस आदमी की बात सुनकर रामधन हरिया के गांव की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में वह हरिया के घर पहुंच जाता है और हरिया से कहता है, ज्योतिषी जी, मेरा प्यारा घोड़ा कहीं गायब हो गया है। आज पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चला। उसे खोज खोज के मैं तो थक गया हूँ। अब आप ही बता सकते हो कि मेरा घोड़ा कहाँ है? वो मुझे मिलेगा भी या फिर नहीं? रामधन की बात सुनकर हरिया भौचक्का रह गया। वो सोचने लगा, लगता है आज तो बुरे फंस गए। कल तक तो माला लोग की वस्तु चुराकर यहाँ वहां रख आती थी, इसलिए मैं उन्हें बता देता था। लेकिन इसका घोड़ा तो सच में गायब हो गया। अब मैं इसके घोड़े के बारे में कैसे बताऊं? हरिया बहुत परेशान हो जाता है कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह रामधन से कहता है, देखो भाई, घोड़े के बारे में ज्योतिष लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं तुम्हारे घोड़े के बारे में कल बताऊंगा। तुम कल इसी समय आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे घोड़े के बारे में बता दूंगा। ठीक है ज्योतिषी जी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं कल आपसे पूछने आऊंगा। इतना कहकर रामधन निराश होकर अपने घर चला जाता है। उसके जाने के बाद हरिया अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, अब क्या होगा? कल को जब वो आदमी आएगा तो उसे मैं क्या जवाब दूंगा? अरे कल को सबके सामने हमारे झूठ की पोल खुल जाएगी। तुम सही कहते हो। हमें इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा। सारा दिन उन दोनों का परेशानी में बीत जाता है। रात को सोने के लिए जब चारपाई पर लेटते हैं तो नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक हरिया को बहुत घबराहट होने लगती है, इसलिए वह घर से बाहर आ जाता है। तभी उसकी नजर एक घोड़े पर पड़ती है। हरिया जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये घोड़ा किसका है? हमारे गांव का तो मालूम नहीं होता। हमारे गांव में ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं है। कहीं ये घोड़ा उस आदमी का तो नहीं है जो आज हमारे पास अपना घोड़ा पूछने आया था? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, वरना इतनी रात में कोई अपना घोड़ा ऐसा खुला कैसे छोड़ सकता है? तुम एक काम करो, जल्दी से इस घोड़े को बांध दो। जब कल वह आदमी आएगा तो हम उसे ये घोड़ा दे देंगे। अगले दिन जब रामधन हरिया के घर आया तो हरिया उससे बोला, तुम्हारा घोड़ा मिल गया। मेरी ज्योतिष विद्या के जरिए तुम्हारा घोड़ा जहां था वहां से सीधा मेरे पास चला आया। फिर हरिया रामधन को उसका घोड़ा दे देता है। अपने घोड़े को देखकर रामधन बहुत खुश होता है। वाह ज्योतिषी जी, आपने तो कमाल कर दिया। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मैं आपका जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। आपने मेरा प्यारा घोड़ा तलाश करके मुझे दे दिया। फिर रामधन अपनी जेब से 2 सोने के सिक्के निकालकर हरिया को दे देता है। मैं जानता हूं आपके ज्ञान के आगे यह 2 सिक्के बहुत कम हैं। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल गया है और अब तुम बहुत खुश हो। हमें इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। फिर रामधन अपने घोड़े की पीठ पर बैठकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है। अब हरिया की ज्योतिष विद्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है। किसी तरह
यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच जाती है। राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, हमारे राज्य में इतना ज्ञानी ज्योतिष रहता है और हमें पता भी नहीं है। जाओ, सैनिकों को भेजो, उस ज्योतिषी को बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। महाराज, मैं अभी सैनिकों को भेजकर उस ज्योतिषी को बुलाता हूँ। फिर मंत्री जी 2 सैनिकों को हरिया के घर भेजते हैं। ज्योतिषी जी, आपको महाराज ने बुलाया है, अभी इसी वक्त। सैनिकों की बात सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचने के बाद वह सैनिकों से बोलता है, तुम चलो, मैं अभी तैयार होकर दरबार में उपस्थित होता हूँ। फिर दोनों सैनिक हरिया के घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हरिया माला से कहता है, माला, अब क्या होगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जाने महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है। अगर उन्हें हमारी सच्चाई का मालूम हो गया तो वह तो हमें सूली पर लटका देंगे। अरे तुम चिंता मत करो, राजा बहुत बड़ा मूर्ख है। हर कोई उसकी मूर्खता के बारे में जानता है। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर माला अपने पति को समझाकर राजा के पास भेज देती है। हरिया डरता डरता दरबार में जाकर खड़ा हो जाता। फिर महाराज हरिया से कहते हैं, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिष हो। हमने सही सुना है या यह केवल अफवाह है? आपने सही सुना है महाराज। तो फिर तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेंगे। हमें भी तो पता चले तुम सच बोल रहे हो या फिर ज्योतिषी बनने का ढोंग कर रहे हो। अगर तुम इस परीक्षा में फेल हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा की बात सुनकर हरिया बहुत घबरा जाता है। वह सोचने लगता है संसार में आज मेरा आखिरी दिन है। अब हमारा झूठ अवश्य ही पकड़ा जाएगा। हे ईश्वर, आज कैसे भी मुझे महाराज से बचा लो। हरिया यह सोच ही रहा था कि महाराज उससे बोले, हरिया, अपनी ज्योतिष विद्या से बताओ कि इस समय हमारी मुट्ठी में क्या बंद है। घबराहट में हरिया के मुंह से निकला, हाय रे मोती, अब तो तू गया। यह हरिया का सौभाग्य था कि राजा ने अपनी मुट्ठी में एक मोती बंद किया था। हरिया के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर राजा कहने लगा, मान गए हरिया, तुम तो बहुत ही बड़े ज्ञानी हो। हमारी मुट्ठी में सचमुच मोती ही था। राजा की यह बात सुनकर हरिया ने चैन की सांस ली। फिर महाराज घोषणा करते हैं, हम आज से हरिया को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। यह सुनकर हरिया की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फिर वह महाराज से आज्ञा लेकर जल्दी से अपने घर गया और सारी बात अपनी पत्नी माला को बताई। यह खबर सुनकर माला खुशी से उछल पड़ी। लेकिन राजा के इस फैसले से उनके महामंत्री बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए वह सोचते हैं, महाराज ने शंकर को अपना सलाहकार बनाकर अच्छा नहीं किया। अब महाराज वही करेंगे जो हरिया कहेगा। ऐसे तो महाराज की नजरों में मेरी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे किसी भी तरह से हरिया को सलाहकार के पद से हटाना होगा। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन मंत्री जी महाराज से कहते हैं, महाराज, मुझे माफ करना। मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हरिया को इतना सम्मान देकर वह इतने आदर का पात्र नहीं है। मंत्री जी, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। हरिया बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। उसे मान सम्मान मिलना ही चाहिए। हमें ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। महाराज, मैंने हरिया के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की है। हरिया आपका सलाहकार बनने से पहले बहुत ही आलसी था और सारा दिन अपने घर के आगे बैठकर बिता देता था। फिर एकदम यह अचानक से ज्योतिषी बन गया। महाराज, मुझे तो लगता है कि हरिया आपके साथ ठगी कर रहा है। वो ढोंग रचाकर आपका सलाहकार बन बैठा है। अगर जल्द ही आपने कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह हमें पागल बना सके, और वैसे भी उसकी बताई हुई हर बात सच साबित होती है। इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जाओ। महाराज महामंत्री जी की बात का विश्वास नहीं करते, लेकिन हरिया को किसी तरह मालूम हो जाता है
कि महामंत्री उसे सलाहकार के पद से हटाने की योजना बना रहे हैं। इसलिए हरिया अपनी पत्नी से कहता है, माला, महामंत्री जी मुझे सलाहकार के पद से हटवाना चाहते हैं, इसलिए वह रोज मेरे खिलाफ महाराज के कान भरते हैं। अगर महाराज ने उनकी बात का विश्वास कर लिया तो जल्द ही हम पर कोई मुसीबत टूट पड़ेगी। लगता है महामंत्री को सबक सिखाना ही होगा। तुम परेशान मत हो, मैं इसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगी। अगले दिन माला हरिया की मदद से रानी का हार चुरा लेती है और फिर हरिया से कहती है, मैं रानी का हार चुरा लाई हूँ। अब हमें किसी भी तरह ये हार महामंत्री के घर छुपाना होगा। जब महाराज तुमसे हार के बारे में पूछे कि हार किसने चुराया है, तो तुम महामंत्री का नाम बता देना। फिर माला विस्तार से हरिया को अपनी योजना बताती है। दूसरी ओर रानी महाराज के पास जाती है। रानी को उदास देखकर महाराज कहते हैं, क्या हुआ रानी, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपका चेहरा उतरा हुआ है, ऐसा क्यों? क्या कोई परेशानी है जो आप हमें बता नहीं रही हैं? महाराज, किसी ने मेरा अमूल्य हार चुरा लिया है। वह हार मेरे लिए बहुत खास था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हार चोरी कैसे हो गया। मैं तो उसे बहुत संभाल कर रखती थी। कोई इतनी बड़ी जुर्रत कैसे कर सकता है कि तुम्हारा हार चुरा ले जाए? यह तो असंभव सा लगता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन है जो इतनी बेशर्मी से आपका हार चुराने की हिम्मत कर सकता है। आप चिंता मत करो, मैं इस मामले को जल्द ही हल करूंगा और उस चोर को ढूंढकर उसे सजा दूंगा। राजा ने 2 सैनिकों को आदेश दिया, जाओ सैनिकों, इसी समय ज्योतिषी हरिया को बुलाकर लाओ। सैनिक उसी समय हरिया को बुलाने चले गए। उधर दूसरी ओर माला महामंत्री के घर जाती है और उनकी पत्नी से कहती है, बहन, मैं इधर से गुजर रही थी कि प्यास लग गई। तुम्हारा घर सामने देखा तो पानी पीने चली आई। दीदी, आपने बिल्कुल सही किया। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर महामंत्री की पत्नी माला के लिए पानी लेने चली जाती है। उसके जाते ही बिंदु झटपट रानी का हार मेज पर रखे फूलदान में डाल देती है। तभी महामंत्री की पत्नी ने पानी लाकर माला को पिलाया। उसके बाद माला उनसे कहने लगी, बहन, कुछ सुना तुमने? रानी का हार चोरी हो गया है। अभी तक पता नहीं चला ये हार किसने चुराया है। क्या रानी का हार चोरी हो गया है? लेकिन रानी का हार चोरी कैसे हो सकता है? दूसरी ओर दोनों सैनिक हरिया के घर पहुंच जाते हैं और हरिया से कहते हैं, ज्योतिषी जी, महारानी का हार चोरी हो गया, इसलिए महाराज ने आपको इसी समय बुलाया है। जल्दी हमारे साथ चलो। हरिया उसी समय सैनिकों के साथ महाराज के पास पहुंच जाता है। ज्योतिषी जी, हमारी रानी का हार चोरी हो गया है। आप अपनी ज्योतिष विद्या से बताइए कि यह हरकत किसने की है। हरिया महाराज की बात सुनकर ढोंग करने लग जाता है। वह थोड़ी देर सोच में डूब जाता है। क्या हुआ ज्योतिषी जी, आप किस सोच में डूब गए? महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने अपनी ज्योतिषी विद्या से चोर का पता लगा लिया है। तो फिर देर किस बात की? जल्दी बताइए कि वो चोर कौन है। महाराज, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि चोर कोई और नहीं बल्कि हमारे महामंत्री जी हैं। ये तुम क्या कह रहे हो ज्योतिष जी? मैं यह कभी नहीं मान सकता कि हार महामंत्री ने चोरी किया है। अरे महामंत्री जी मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हैं। महामंत्री जी ऐसा नीच काम कभी भी नहीं करेंगे। लगता है इस बार आप कहीं चूक गए हैं, तभी आप यह गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। महाराज, अगर आपको मेरी भविष्यवाणी पर शक है तो आप ऐसा करिए, मेरे साथ इसी समय महामंत्री जी के पास चलिए। मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि महामंत्री ने हार कहाँ छुपाया है। हरिया, तुम एक नेक और सच्चे इंसान पर आरोप लगा रहे हो। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सबके सामने तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। फिर महाराज और हरिया कुछ सैनिकों के साथ महामंत्री के घर पहुंच जाते हैं। राजा को अपने घर आता देख महामंत्री घबरा जाते हैं। महाराज, आप यहाँ?
मुझे आदेश दिया होता मैं खुद आपके पास दौड़ा चला आता। महामंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसके सच और झूठ का निर्णय यहाँ आए बिना कभी भी नहीं हो सकता था। ऐसी कौन सी बात है महाराज जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो? महामंत्री जी, हमारी रानी का हार चोरी हो गया है। हरिया ज्योतिषी का कहना है कि वह हार आपने चुराया है। महाराज की यह बात सुनकर महामंत्री के होश उड़ जाते हैं। फिर वो महाराज से कहते हैं, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं रानी का हार चुरा सकूं। मैंने वर्षों तक आपकी सेवा की है, फिर भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? हरिया का दिमाग फिर गया है जो ये ऐसा झूठ आरोप मुझ पर लगा रहा है। फिर हरिया मेज पर रखे फूलदान को उठाता है। जैसे ही हरिया फूलदान को उल्टा करता है तो हार फूलदान से निकलकर जमीन पर गिर जाता है। यह सब देखकर महामंत्री घबरा जाते हैं। फिर महाराज गुस्से में कहते हैं, महामंत्री जी, ये सब क्या है? महारानी का हार यहाँ पर कैसे आया? मैंने आपके ऊपर कितना विश्वास किया, लेकिन आपने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानता कि यह हार यहाँ पर कैसे आया। जरूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही महाराज आग बबूला हो उठे और कहने लगे, महामंत्री जी, रानी का हार चोरी करके आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। सैनिकों, महामंत्री को अभी इसी वक्त कारागार में बंद कर दिया जाए और इनसे सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाए। महामंत्री जी महाराज के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन महाराज ने महामंत्री की एक ना सुनी। फिर सैनिक महामंत्री को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद हरिया महाराज से आज्ञा लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी माला से कहता है, माला, मुझे लगता है अब हमें यह ज्योतिषी बनने का ढोंग छोड़ देना चाहिए। हमने अपने एक दुश्मन का तो सफाया कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि अब हमारे विरुद्ध कोई और चाल नहीं चलेगा। अगर किसी तरह महाराज को हमारे झूठ के बारे में पता चल गया तो वो मेरा सर कलम करवा देंगे। माला, तुमने जो खेल शुरू किया यह खतरे का खेल है। हमें और नहीं खेलना चाहिए। वैसे आप सही कहते हो। राजा का कुछ पता नहीं, वह कभी भी हमें अपना शिकार बना सकता है। मैंने इस खतरे के खेल से बचने का उपाय भी सोच लिया है। मैं आज ही महल में यह बात फैला दूंगी कि बहुत पढ़ने और पूजा पाठ करने से ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं। तब तुम्हें पागल जानकर राजा तुम्हें सलाहकार के पद से हटा देंगे और तब हम फिर से चैन की जिंदगी बिता सकेंगे। माला उसी समय महल में राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, गजब हो गया। मेरे पति का दिमाग चला गया, वह पागल हो गए। क्या? ज्योतिषी जी पागल हो गए? लेकिन यह कैसे हुआ? फिर माला रोते रोते महाराज को हरिया के बारे में झूठी कहानी सुना देती है कि हरिया पागल हो गया है। यह बात सुनकर राजा को बहुत दुख होता है। फिर वह माला से बोलते हैं, हमें बेहद दुख है कि ज्योतिषी जी पागल हो गए, इसलिए हमें उन्हें सलाहकार के पद से हटाना होगा। लेकिन तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे खर्च के लिए 500 सोने के सिक्के देंगे। राजा की बात सुनकर माला अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आप भले और नेक दिल राजा मिले। फिर माला सोने के सिक्के लेकर अपने घर चली जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है। उसके बाद